अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा लेक्चर जो है इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, किस तरह से पैथोजन जो है वो होस्ट की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। इसमें हम लोग पहले ये देखेंगे कि होस्ट की फिजियोलॉजी क्या है। बेसिकली होस्ट की फिजियोलॉजी में सेवरल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूट्स का फैक्टर भी है एक, उसमें हमारे पास ट्रांसलोकेशन भी है, ट्रांसपायरेशन भी है, रिस्पायरेशन भी है। ये सारे फैक्टर्स हैं होस्ट की फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, जो जब डिस्टर्ब होते हैं तो डिजीज़ कॉज हो जाता है। ठीक है, अगर हम डिजीज़ की डेफिनेशन को देखें तो यही है कि प्लांट इज सेड टू बी डिजीज इफ इट फेल्स टू कैरी आउट इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स जेनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि लीफ जो है, एक प्लांट का जो लीफ है उसके ऊपर क्या हो रही है, उस पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट शुगर बनता है C6H12O6। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तब होती है जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, वाटर मौजूद हो, क्लोरोफिल हो। उसके बाद एंड प्रोडक्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बनता है इसको आगे मतलब टूटने की ज़रूरत होती है। दिस नीड टू बी ब्रोकन डाउन। और वो किस तरह से टूटते हैं, वो रिस्पायरेशन के थ्रू टूटता है। रिस्पायरेशन भी हमारे पास क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पहले मैं एक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है और पैथोजन उनको जब डिस्टर्ब करता है तो किस तरह का डिजीज़ कॉज होता है। असल में जब फोटोसिंथेसिस है, हमें पता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट ब्रोक हो रहे हैं किसके थ्रू, रिस्पायरेशन के थ्रू। उसमें हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो एक एनर्जी सोर्स है वो रिलीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी होती है क्या, रूट से पानी की। और ये किसके थ्रू होती है, थ्रू द जाइलम टिश्यू। ठीक है, हमारे पास रूट से एब्जॉर्प्शन होती है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास के वो जो हमारा पानी जो हमने एब्जॉर्ब किया उसको ट्रांसलोकेट कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या है कि द आप कह सकते हो कि एवोपरेशन जो है लीफ सरफेस के ऊपर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करता है स्टोमाटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब कुछ जगहों पे जब आके पैथोजन डिजीज़ कॉज करता है, फॉर एग्जांपल अगर पैथोजन प्लांट की लीफ सरफेस के ऊपर आकर डिजीज़ कॉज करता है तो वो कई पार्ट्स को डेड कर देता है। उसको हम कहते हैं, उस डेड पार्ट को नेक्रोसिस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट का जो डेड पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, जबकि उसका जो ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, जब कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं, लाइक आप कह सकते हो जो क्लोरोसिस कॉज करते हैं, मींस के वो अटैक करते हैं क्लोरोफिल के ऊपर और क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देते हैं। जब क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाता है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होती है। फिर मोज़ैक, मोज़ैक के बारे में हम जानते हैं कि मोज़ैक क्या है। मोज़ैक बेसिकली हम कह सकते हैं पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जब ये एक ऐसा वायरस है जो डिफरेंट पैचेस कॉज करता है किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, तब भी फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है। फिर रस्ट, जिस तरह वीट के ऊपर रस्ट डिजीज आता है तो वो क्या करता है, रस्ट डिजीज के फंगल स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से लाइट उस पर सही से पड़ती नहीं है और फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। फिर मिल्ड्यूज, मिल्ड्यूज का करते हैं कि वाइटिश कॉलोनी लीफ के ऊपर डेवलप हो जाती है और इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब करते हैं। अब ये तो हो गया जी हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के जी फोटोसिंथेसिस किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। अब आगे हम रूट्स की तरफ चलते हैं, बिकॉज रूट्स भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में एक अहम किरदार अपना अदा कर रहा है। तो पैथोजन किस तरह से उसको डिस्टर्ब करता है, हमने देखा है कि रूट्स कभी कभार किल हो जाती हैं। अगर प्लांट को ऊपर सरफेस से पकड़ें और हल्का सा उसको झटका दें तो वो ज़मीन से पूरा बाहर आ जाता है। ये क्यों आता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, ये डैम्पिंग ऑफ की वजह से आता है। फिर कैंसरस लाइक डिजीज़ जो है वो भी रूट के ऊपर आती है, जिसको हम क्राउन गाल कहते हैं। ठीक है, फिर रूट के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उसको हम रूट रॉट्स भी कहते हैं। इसी तरह टेक ऑल डिजीज़ भी है जो रूट्स के ऊपर आता है। फिर उसके बाद अगला फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है हमारे पास वो है ट्रांसलोकेशन का। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन ये है कि आपका जो रूट है वहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब तो हो गया लेकिन आगे ट्रांसलोकेट नहीं हो पाया। रूट से पानी जाइलम टिश्यू में आ गया लेकिन पैथोजन ने जाइलम टिश्यू को, आया वो फंगस है या बैक्टीरिया, उसने जाइलम टिश्यू को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन तो रूट से पानी की हो गई है लेकिन आगे ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रही। अगर जब ऐसा होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, विल्टिंग होती है। और विल्टिंग क्या होती है, मुरझाना।
ठीक है। और ये जो विल्टिंग पैथोजन के थ्रू कॉज होती है, ये परमानेंट विल्टिंग होती है। इसके बाद क्या होता है कि मतलब प्लांट जो है वो डिजीज्ड हो जाता है और एट द एंड वो डाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो है ट्रांसपायरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? कि हमें पता है कि बेसिकली ट्रांसपायरेशन ये है कि एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। ठीक है, हमें पता है कि ये कंट्रोल कौन करता है? स्टोमाटा कंट्रोल करता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो कहाँ होती हैं? वो थ्रू स्टोमाटा टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, अब एक फंगस है जो रस्ट डिजीज कॉज करता है। जब वो रस्ट डिजीज कॉज कर लेता है तो वो क्या करता है? वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। अब एक यहाँ पर चीज़ समझने वाली ये है कि जो स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा कब ओपन होता है? वो सुबह के टाइम ओपन होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग ओपन होगा, जिस टाइम टेम्परेचर लो होगा उस टाइम ओपन होगा। जब टेम्परेचर एक एक्सट्रीम पे होगा, फॉर एग्जांपल अगर बहुत हॉट टेम्परेचर है तो स्टोमाटा ओपन नहीं होगा, उसने मॉइस्चर अंदर कंजर्व किया होगा। लेकिन जब इस तरह के पैथोजन अटैक करते हैं तो होता क्या है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होती है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी जो वो स्टोमाटा है वो ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है? मॉइस्चर एवापोरेट कर जाता है और एट दी एंड विल्टिंग होती है, मुरझा जाते हैं पत्ते, फॉलेज वगैरह जो हैं। ठीक है, नाउ एट दी एंड अभी हम चलते हैं अपने रिस्पायरेशन, जो दूसरा जो लास्ट हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें। बेसिकली होता क्या, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में बात की है कि जो शुगर्स बनती हैं उन शुगर्स को दे नीड टू बी ब्रोक डाउन, उनको टूटने की ज़रूरत होती है। क्यों? बिकॉज वो टूटेंगी तभी वो नीचे रूट्स तक जाएंगी। क्यों? क्योंकि फ्लोएम टिश्यू के थ्रू वो जाती हैं और उनका साइज उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी सोर्स जो हैं इसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो पैथोजन के अटैक में, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये भी है यहाँ पर कि जो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर पैथोजन अटैक करता है वो ज़्यादा रिस्पायर करते हैं। मींस देखो, जो प्लांट ज़्यादा रिस्पायर कर रहा है मींस कि वो एटीपी भी ज़्यादा, एनर्जी सोर्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ पे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं रिस्पायरेशन रेट, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम। ठीक है, एक वैरायटी हम लेते हैं रेजिस्टेंट, एक वैरायटी हम लेते हैं ससेप्टेबल। अब जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, हम देख रहे हैं जी क्या एक प्लांट जिसके ऊपर पैथोजन ने अटैक किया वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायर कर रहा है, और जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो क्या करेगी? वो फास्ट रिस्पायरेशन स्टार्ट करेगी, उसकी रिस्पायरेशन बूस्ट करेगी ऊपर। जूं जूं रिस्पायरेशन बढ़ेगी एटीपी एनर्जी सोर्स जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, एटीपी भी बढ़ेगा और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो एटीपी जो है मींस के वो इतनी उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो डिजीज़ के खिलाफ मींस खड़ा होगा प्लांट, और दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे वो आ जाएगा और दोबारा से अपने नॉर्मल रेट पे रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर एक ससेप्टेबल प्लांट है तो ससेप्टेबल प्लांट में क्या होगा? ससेप्टेबल प्लांट में जो रिस्पायरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस से ऊपर जाएगी और स्लो प्रोसेस से जाते जाते एकदम बूस्ट अप होगी, लेकिन वो इतना टाइम वेस्ट करेगी कि उसके बाद वो नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं आ सकेगी, बल्कि वो बूस्ट अप ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें भी एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे लेकिन वो एटीपी वेस्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अब आगे मैं एक्सप्लेनेशन ये दे दूं कि जो रेजिस्टेंट हमारा पैथोजन है ना, रेजिस्टेंट जो हमारा प्लांट है जो पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंट है, जिसने ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस किया और उसके बाद नॉर्मल रेट पे अपने आ गया, वो क्या करेगा? वो जब अपने नॉर्मल रेट पे आ जाएगा तो फिर वो देखो, दो तरह के पाथवे होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, एक होता है कौन सा हमारे पास? एक होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, एक है हमारे पास पेंटोज पाथवे। अब जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ग्लाइकोलिटिक पाथवे पे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो रेजिस्टेंट प्लांट था वो पहले था ग्लाइकोलिटिक पाथवे पे, अब वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि अब वो शिफ्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेटिक से पेंटोस पाथवे पे। ठीक है, और वहां पर वो फिनोल्स प्रोड्यूस करेगा, एंटी माइक्रोबियल भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब प्लांट क्या करेगा? प्लांट बेसिकली पहले रेजिस्टेंट, उसने एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस किए ग्लाइकोलेटिक पाथवे पे। जब एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस किए उसके बाद वो एक नॉर्मल रेट पे रिस्पायर करना शुरू हो गया। अब उसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया किसके ऊपर? पेंटोस पाथवे पे। अब यहाँ पर वो फिनोल्स और एंटी माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्लांट ने अपने एटीपी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। इससे जो रेजिस्टेंट प्लांट है ना उसकी हल्की सी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है किसके खिलाफ? पैथोजन के खिलाफ। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब होता क्या है? बेसिकली ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो, ये यहीं पर ही हम आगे रिस्पायरेशन को ही मतलब वही चल रहा है हमारा कि पैथोजन क्या करता है? पैथोजन जो है वो देखो, जब शुगर प्रोड्यूस होता है ना, शुगर, तो कुछ
मतलब शुगर जब बनता है तो एंजाइम्स होते हैं कुछ जो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। तो वायरस जो होते हैं ना, वायरस क्या करते हैं, वायरस जो पैथोजन है वो कभी कभार साइटोकाइनाइन की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। जब वो साइटोकाइनाइन की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि अदर पार्ट्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं और कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो ग्रीन अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। उन ग्रीन पार्ट्स को हम ग्रीन आइलैंड्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुगर की ब्रेक डाउन वो मतलब वो शुगर को ब्रेक डाउन नहीं होने देते, और जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो फ्लोएम के थ्रू नीचे रूट्स में भी नहीं जाता, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमने देखा भी है कि पैथोजेंस जो हैं लाइक अपने हमने घरों में भी अगर ऑब्जर्व किया होगा कि सॉफ्ट रॉट कॉज हो जाता है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ब्रोक होती है, जिस तरह टमाटर वगैरह जो हैं किचन में पड़े हों तो थोड़े मतलब एक ही दिन के अंदर अंदर उसके अंदर से अगर हम फ्रिज में ना रखें तो क्या होगा, और टेम्परेचर भी हाई हो तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। असल में वो साइटोप्लाज्म होता है जो उसका बाहर आ जाता है और वो फर्मेंटेशन भी हो रही होती है उसमें, इसलिए उसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, गंदी होती है, ठीक है। अब आगे दो तरह के एक फिनोमेना से हैं लाइक सिंपल से कि बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया अटैक अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट सेल है, ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है। बैक्टीरिया अटैक करेगा सेल वॉल पे, सेलुलेज हेमी सेलुलेज एंजाइम्स उसके होंगे, एक्टिव होंगे, वो उस पर अटैक करेगा, ठीक है, और आगे फर्दर अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। और एक बैक्टीरिया हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीडोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है और टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टॉक्सिक्स से मुराद यही जिस तरह सॉफ्ट रॉट है कि होता क्या, फर्मेंटेशन होती है और स्मेली सा एक मतलब आपको इरिटेशन वाली स्मेल आ रही होती है, ये असल में सॉफ्ट रॉट से कॉज होती है। तो ये था आज का लेक्चर सारा, और लेक्चर का नाम था हमारा इम्पैक्ट ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट फिजियोलॉजी। बेसिकली हमारा सारा जो अटेंशन थी वो यही थी कि जो फिजियोलॉजी है, जो एक होस्ट की आप कह सकते हो कि जिस तरह एक प्लांट है उसकी बॉडी फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं और डिजीज़ फिर किस तरह से कॉज होता है उनके अंदर। तो होप्स हो कि आप सबको क्लियर हुआ होगा।